जय हिंद। आज लूसेंट सामान्य ज्ञान का हमारा अगला सेशन है। इससे पहले के सेशन में हम लोगों ने प्राचीन भारत के जो इतिहास का स्रोत है वो उसकी चर्चा हो गया है। आज की जो सेशन है इसमें हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत से यानी कि जो लूसेंट का आपका दूसरा का जो टॉपिक है वो है आपका क्या चीज यानी कि प्राग ऐतिहासिक काल। तो जो आज प्री हिस्टोरिक पीरियड आज हम लोग पढ़ेंगे, जो आपके लूसेंट के जो दूसरा का टॉपिक यानी कि दूसरा का चैप्टर है। देखिए, जो इतिहास है इतिहास को लेखन के आधार पर, किसके आधार पर? लेखन के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ राइटिंग के आधार पर हम है ना कितने भागों में बांटा गया। जो इतिहास है उसको लेखन के आधार पर 3 भागों में बांटा गया। एक को बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरका को बोलते हैं आध ऐतिहासिक काल और तीसरका को बोलते हैं ऐतिहासिक काल, यानी कि प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक एंड हिस्टोरिक पीरियड। देखिए, प्राग ऐतिहासिक काल ये जो आपकी इतिहास के 3 कालखंड है। जो इसके अलावा भी इतिहास के आपके तीन जो कालखंड है वो किसके आधार पर? ऑन द बेसिस ऑफ राइटिंग, यानी कि लेखन के आधार पर। लेखन के आधार पर यानी कि इतिहास जो आपकी प्राग ऐतिहासिक काल है उसमें लेखन कला नहीं था, यानी कि जो इसमें नो रिटन एविडेंस, यानी कि इसमें कोई भी लेखन कला नहीं था। जो आपकी किसमें? प्राग ऐतिहासिक काल में बोला जाता है कि प्राग ऐतिहासिक काल को कि इतिहास की वह कालखंड जिसमें लिखित जिससे लिखा और पढ़ा नहीं जा सके। क्या है? लिखा भी नहीं जा सकता है और जब लिखा गया ही नहीं तो पढ़ा भी नहीं जा सकता है, यानी कि लिखा और पढ़ा नहीं जा सकता है। किस काल में? प्राग ऐतिहासिक काल में। वही अगर आध ऐतिहासिक काल के देखें तो इसमें लेखन परंतु अपठनीय, यानी कि इसमें लिखा तो गया है लेकिन इसे पढ़ा नहीं जा सकता है। कुछ अजीब टाइप से लिखा गया, कुछ है ना ऐसे चित्र वगैरह कुछ कुछ बना दिया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछेगा कि इतिहास की वह कौन सी कालखंड है जिसमें लिखित स्रोत तो है किंतु उसे पढ़ा नहीं जा सकता। उसे क्या कहते हैं? आध ऐतिहासिक काल। और जो आपकी ऐतिहासिक काल है इससे पठनीय लेखन, यानी कि जो है क्या, इसमें आपका लिखित स्रोत भी है और इसे स्पष्ट रूप से पढ़ा भी जा सकता है। और क्या किया सकता है? पढ़ा भी जा सकता है। तो क्वेश्चन पूछेगा इतिहास की वह कालखंड जिसमें लिखित स्रोत है उसे पढ़ा जा सकता है, उसे कहते हैं ऐतिहासिक काल। इतिहास की वह कालखंड जिसमें लिखित स्रोत नहीं है उसे प्राग ऐतिहासिक काल। और इतिहास की वह कालखंड जिसमें लिखित स्रोत है किंतु उसे पढ़ा नहीं जा सकता है उसे कहते हैं आपके आध ऐतिहासिक काल। तो देखिए, जो आपकी प्राग ऐतिहासिक काल है ना, प्राग ऐतिहासिक काल में मेनली आप कहते हैं पाषाण काल, यानी कि जो स्टोन एज है इसके वो आप कहते हैं किसमें? प्राग ऐतिहासिक काल में। वही अगर आध ऐतिहासिक काल की बात करें तो इसमें आपके मेनली आते हैं सिंधु घाटी, यानी कि जो सिंधु सभ्यता था वो आपके किसमें आता है? आध ऐतिहासिक काल में आता है। वही अगर हम लोग बात करें किसकी? ऐतिहासिक काल के, तो जो आपकी ऐतिहासिक काल है उसमें आपका आता है वैदिक काल से आरंभ होता है, यानी कि जो हमारा ऐतिहासिक काल है वो आरंभ होता है किससे? वैदिक काल से, यानी कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर अभी तक जो किस में आता है? ऐतिहासिक काल में आता है। 1500 ईसा पूर्व से स्टार्ट होता है और अभी तक किस में आता है? ऐतिहासिक काल में। वही सिंधु घाटी सभ्यता किस में आता है? आपकी आध ऐतिहासिक काल में। और पाषाण काल यानी कि जो स्टोन स्टोन एज है वो किस में आता है? आपकी आध ऐतिहासिक प्राग ऐतिहासिक काल में आता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, जो आपकी प्राग ऐतिहासिक काल है यानी कि इसकी जो कुछ साक्ष्य, जैसे कि जो ज्ञानी मानव होते हैं उसे क्या कहते हैं? होमोसेपियंस, यानी ज्ञानी मानव का साइंटिफिक नेम क्या है? होमोसेपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 वर्ष पूर्व में हुआ था। यानी कि जो ज्ञानी मानव है, जिस जैसे ज्ञानी मानव जो हम लोग हैं, है ना, तो हम लोग की इस प्रवेश इस धरती पे आज से 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है, उसके बाद जो भारत का प्राचीनतम मानव आबिकवि, यानी कि जो मानव की तरह मानव आबिकवि सबसे प्राचीनतम जो है आपकी उसका नाम है श्वेत गिब्बन। तो क्वेश्चन पूछता है कि भारत के प्राचीनतम मानव आबिकवि कौन सा है? तो वो है आपके श्वेत गिब्बन, जो कहाँ पाया जाता है? असम की जंगलों में पाया जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि श्वेत गिब्बन कहाँ पाया जाता है? असम की जंगलों में पाया जाता है। अगला है क्या? भारत में मनुष्य का प्रथम साक्ष्य यानी कि प्रथम प्रमाण आपकी जो नर्मदा नदी घाटी है वहीं से मिलता है। तो ये भी क्वेश्चन काफी ही ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है। क्या है कि भारत में मनुष्य की प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? आपकी नर्मदा नदी घाटी से मिलता है। तो एक व्यक्ति थे जिनके नाम से रॉबर्ट ब्रूस फूट।
है ना, इन्होंने क्या किया था, भारत में पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज की थी। तो क्वेश्चन पूछेगा भारत में पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज किसने किया था, रॉबर्ट ब्रूस फुट ने किया था। तो देखिए जो पूरा पाषाण औजार था ना, यानी कि जो पूरा पाषाण काल के औजार था वो आपका मेनली था पत्थर का था, क्योंकि उस समय भी किसी भी धातु का खोज नहीं हुआ था। ठीक है, तो पूरा पाषाण काल के जितने भी अब इसका आपकी हथियार औजार थे वो पत्थर के बने हुए थे। प्रथम पूरा पाषाणकालीन कलाकृति की बात अगर की जाए तो वह आपके मिलता है पल्लोरम तमिलनाडु से। तो क्वेश्चन पूछेगा प्रथम पूरा पाषाणकालीन कलाकृति कहाँ से मिलता है, पल्लोरम तमिलनाडु से। भारत के प्राचीनतम नगर जो आपकी है, भारत के सबसे प्राचीनतम नगर की बात किया जाए तो वह है आपके कौन सा, मोहनजोदड़ो, जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला। जो आपकी ज्ञानी मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है, होमोसेपियंस। ये पृथ्वी पर कब आए थे, 30 से 40 हजार वर्ष पहले आए थे। भारत के प्राचीनतम मानव आदि कॉपी कहाँ मिलता है, श्वेत गिब्बन यानी कि असम के जंगलों में मिलता है। भारत में मनुष्य का प्रथम प्रमाण कहाँ से मिलता है, कि नर्मदा नदी घाटी से मिलता है। वही जो रॉबर्ट ब्रूस फुट इन्होंने क्या कहा था, भारत में पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज किया था। और पूरा पाषाण काल के औजार किसके बने थे, पत्थर के बने थे। हो गया। देखिए जो आपकी प्राग ऐतिहासिक काल है यानी कि प्री हिस्टोरिक पीरियड, इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। यानी कि प्राग ऐतिहासिक काल को ही क्या कहते हैं, पाषाण काल यानी कि स्टोन एज, क्योंकि इसमें जो था जितने भी हथियार थे, जितने भी औजार थे, वो किसके बने थे, पत्थर के बने थे। पाषाण मतलब क्या होता है, पाषाण, पाषाण मतलब क्या होता है, पत्थर होता है। यानी कि जो बात करें पूरा पाषाण काल में जितने भी हथियार थे किसके बने होते थे, पत्थरों के बने होते थे। तो जो आपकी पाषाण काल है, पाषाण काल के 3 भाग है, एक आपकी है पूरा पाषाण काल, दूसर का है मध्य पाषाण काल और तीसर का है नव्य पाषाण काल। तो देखिए जो आपकी पूरा पाषाण काल है ना, तो पूरा पाषाण काल में जो मनुष्य थे, यानी कि जो पूरा पाषाण काल की अगर बात की जाए ना, तो उसमें जो मानव थे ना, मानव जो थे वो आदि मानव थे, है ना। उनका जो मेन काम था, जो मनुष्य थे यानी कि पूरा पाषाण काल के जो मनुष्य थे, उनका मेन काम कुछ नहीं था, बस सिर्फ यही था क्या कि खाना बनाओ, खाना क्या, खाना की जुगाड़ करो, यानी कि दिन भर अपने पेट के चक्कर में रहते थे। इसीलिए पूरा पाषाण काल के जो मनुष्य होते हैं उन्हें खाद्य बदोशी कहा जाता है या खाद्य संग्राहक भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि किस काल के मनुष्य को खाद्य बदोशी या खाद्य संग्राहक कहा जाता था, तो पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल के जो मनुष्य थे उनका मेन काम था क्या चीज, आखेट, आखेट, आखेटक मतलब शिकार होता है, यानी कि इनका मेन काम था क्या करना, शिकार करना। और शिकार करके जानवर मारते थे लोग और उस जानवर को कच्चे खा जाते थे, उसको पकाते भी नहीं थे, क्योंकि पूरा पाषाण काल में है ना, शुरू शुरू में आग का आविष्कार नहीं हुआ था, लेकिन वही जब पूरा पाषाण काल से थोड़ा सा आगे बढ़ा गया तो इसी में क्या हो गया, आपकी आग का आविष्कार हो गया। यानी कि क्वेश्चन पूछता है इसमें, यानी कि पूरा पाषाण काल में अगर देखें तो सबसे महत्वपूर्ण घटना थी, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार था तो वह आग का आविष्कार था, जो आज भी आग जो हमारे जीवन के लिए काफी ज्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन पूछता है आग का आविष्कार कब हुआ था, तो वह हुआ था आपके पूरा पाषाण काल में। किस काल के मानव खाद्य बदोशी थे यानी खाद्य संग्राहक थे, तो वो थे आपके पूरा पाषाण काल। उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा पूरा पाषाण काल के मनुष्य का मेन काम क्या था, तो शिकार करना, यानी कि दिन भर क्या करते थे, शिकार करते थे और क्या करते थे, उसी को खाते थे, है ना। आजकल की तरह नहीं कि इंस्टाग्राम फेसबुक व्हाट्सएप पे बिजी रहते थे, दिन भर क्या करते थे, अपना शिकार करते थे और पेट के चक्कर में रहते थे। ठीक है, जो आपकी अगली का है क्या है, मध्य पाषाण काल। देखिए पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच को क्या कहते हैं, मध्य पाषाण काल कहते हैं। तो जो मध्य पाषाण काल था ना, मध्य पाषाण काल में इनका जो हथियार था का और ज्यादा क्या होने लगा, धीरे धीरे जो था छोटा होने लगा, और इसमें आपके अंत्योष्टि कार्यक्रम शुरू हो गया था। अंत्योष्टि मतलब वही दाह संस्कार। तो जो मध्य पाषाण काल था इसमें क्या हुआ था, कुछ ज्यादा नहीं हुआ था, इसमें आपके अंत्योष्टि कार्यक्रम शुरू हो गया था। जो आपकी नव पाषाण काल था, यानी कि नव पाषाण काल, नव पाषाण काल में क्या हुआ था, जो पहिए का आविष्कार हुआ था। तो देखिए ध्यान से, पूरा पाषाण काल में जो मनुष्य थे ना, वो अस्थायी जीवन नहीं जीते थे, वो आज यहाँ इस जंगल में रहते थे। जब उस जंगल में जब तक उनको खाना मिलता था तब तक क्या करते थे, उस जंगल में रहते थे, और जैसे ही खाना उस जंगल से खत्म होता था वह दूसरे दूसरे ओर पलायन कर जाते थे, यानी कि घुमंटू भोटिये की तरह का जीवन व्यतीत करते थे, उनके कोई अस्थायी जीवन नहीं था।
लेकिन वही अगर नवपाषाण काल की जब बात की जाए ना, तो नवपाषाण काल में जो मनुष्य थे ना, वह अस्थाई जीवन जीने लगे, अर्थात वह एक घर बनाकर रहने लगे, एक जगह रुक कर रहने लगे। और जब एक जगह रुके ना, तो उन्होंने क्या किया, कृषि करने लगे, यानी कि कृषि का भी क्या हुआ था, आविष्कार हुआ था आपके नवपाषाण काल में। जब कृषि का आविष्कार हो गया, उसके बाद इन्होंने जब अस्थाई निवास होकर रहने लगे और अस्थाई रहने लगे, तो उन्होंने क्या किया, कृषि का आविष्कार किया, यानी कि कृषि करना शुरू किया। और जब कृषि करने लगे, तो साथ ही साथ उन्होंने क्या किया, पालतू पशु को भी पालने लगे, यानी कि जानवर को भी क्या किए, पालने लगे। तो यानी कि मनुष्य द्वारा पाला गया पहला जानवर था जिसका नाम क्या था, कुत्ता, यानी कि मनुष्य द्वारा पाला गया पहला जानवर था कुत्ता। और इसी के साथ इन्होंने नवपाषाण काल में क्या किए, पहिए के आविष्कार कर लिए। यानी कि अगर ध्यान से देखें, तो पूरा पाषाण काल से हम लोग नवपाषाण काल की ओर बढ़ रहे हैं, तो मनुष्य भी क्या हो रहा है, धीरे धीरे ज्ञानी हो रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, इनकी जो दिमाग है काफी ज्यादा पहले से डेवलप कर रहा है। क्योंकि पूरा पाषाण काल, यानी कि पूरा पाषाण काल के जो पहले वाला पूरा पाषाण काल था ना, उसमें देखा जाए तो आग का आविष्कार नहीं हुआ था, जिस कारण जो मनुष्य थे ना, कांचा मीट खाते थे। और उसके बाद जब आग का आविष्कार हुआ, तो जो मानव थे उसको क्या करे, पका कर खाने लगे, जिस कारण उनका जो दिमाग था धीरे धीरे क्या हुआ, डेवलप होने लगा। और नवपाषाण काल आते आते उनके इतना समझ हो गया था क्या, कि कृषि कैसे किया जाए, अस्थाई जीवन जिया जाए। और अस्थाई जीवन जब जीने लगे, तो उनके उसके लिए क्या किया, उसने एक पालतू जानवर बना, जिसका नाम क्या, जिसको कुत्ता था। यानी कि उसके बाद इसी के समय उन्होंने क्या किया, यानी कि नवपाषाण काल में ही मनुष्य पहिए का आविष्कार किया। पहिया मतलब जो आपकी व्हील होता है ना, चक्का जिसको बोल सकते हैं, उसका आविष्कार कब हुआ था, नवपाषाण काल में। तो यहाँ से काफी 3-4 क्वेश्चन काफी ज्यादा अच्छा है कि आग का आविष्कार, तो आग का आविष्कार जो हुआ था वो पूरा पाषाण काल में हुआ था। वही अगर बात करें पहिया का आविष्कार, तो पहिया का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। दोनों ज्यादा काफी कंफ्यूजन हो जाता है। तो आग आपका पूरा पाषाण, उसके बाद आया पहिया, पहिया आपके नवपाषाण। और क्वेश्चन पूछेगा कृषि का आविष्कार कब हुआ था, तो कृषि का भी आविष्कार आपका हुआ था नवपाषाण काल में। क्वेश्चन पूछेगा किस काल में मनुष्य अस्थाई जीवन व्यतीत करने लगे, तो आपका किस काल में, नवपाषाण काल में। क्वेश्चन पूछेगा मानव द्वारा पाला गया पहला जानवर कौन सा था, तो वो था आपका कुत्ता। कि क्वेश्चन पूछे किस काल में मनुष्य जो थे खाद्य बोधोशी, यानी कि खाद्य संग्राहक थे, उनका मेन काम था पेट भरना, किस काल में, पूरा पाषाण काल में। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए जब कृषि और औजार, यानी कि क्या हुए थे, नवपाषाण काल में क्या हुआ, मनुष्य ने कृषि का आविष्कार किया। तो कृषि का आविष्कार किया था आपके नवपाषाण काल में। तो इसके बाद नवपाषाण काल के बाद ही आपका एक स्टार्ट हुआ था, जिसको बोले ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण, देखिए ताम्रपाषाण काल में मेनली क्या हुआ था, तांबा का खोज हुआ था। किसका, तांबा का खोज हुआ था, इसीलिए इस काल को ताम्रपाषाण काल यानी कि चिल्कोलिथ कहते हैं, चिल्को लिथ कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा क्या, कि मानव द्वारा खोजा गया पहला धातु कौन सा था, आविष्कार किया गया पहला धातु, खोजा गया पहला धातु कौन सा था, वो था आपका तांबा। ठीक है। और पहला जानवर कौन सा था, पालतू जिसको बनाया गया, कुत्ता। तो देखिए जो तांबे के औजार, यानी कि औजार किसके होते थे, तांबे के। नवपाषाण काल आते आते जैसे ही नवपाषाण काल आया, उसके बाद इनकी जो औजार होने लगी, किसकी होने लगी, तांबे की। और तांबे के जो औजार थे, उसमें सबसे पहले इन्होंने किसका औजार बनाया था, तो कुल्हाड़ी बनाया था। तो क्वेश्चन पूछेगा कि मानव द्वारा बनाया गया पहला औजार क्या था, वो था कुल्हाड़ी। किसका था, तांबे का। यानी कि जो कुल्हाड़ी है वह क्या है, प्रथम औजार है, जिसका साक्ष्य हमें कहाँ पे मिलता है, अतिरमपक्कम, यानी कि तमिलनाडु में एक जगह है अतिरमपक्कम, वहीं से क्या मिलता है, हमें इसका साक्ष्य मिलता है कि मानव ने सबसे पहले तांबे का औजार बनाया था, कुल्हाड़ी। ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन पूछता है क्या, उसके बाद जो मनुष्य थे, मनुष्य ने कृषि करना शुरू किया नवपाषाण काल में। लेकिन सबसे पहले उन्होंने कृषि किस चीज का किया, कौन सी फसल बोया, तो सबसे पहले मनुष्य ने गेहूं और क्या चीज, जौ। गेहूं और जौ, पहला था गेहूं, उसके बाद क्या चीज, जौ। तो उसका जो साक्ष्य है, यानी जो गेहूं है, गेहूं का साक्ष्य हमें प्राप्त होता है कहाँ से, मेहरगढ़, जो कि पश्चिमी बलूचिस्तान में है। मेहरगढ़ जो है आपके पाकिस्तान वाले बलूचिस्तान में है, जो सुलेमान और कृथर पहाड़ियों के बीच में है। कौन से, सुलेमान और किसके, किरथर पहाड़ी के बीच में आपके मेहरगढ़ पड़ता है। और वहीं से क्या हुआ था, मनुष्य ने आपका वहीं पे पहले खेती किया था, किसके, गेहूं और जौ की। उसके बाद जो अन्य फसल थे, अन्य फसल में आगे चावल, चावल का जो साक्ष्य मिलता है वो मिलता है कहाँ से, कोलडिहवा, यानी कि उत्तर प्रदेश से। किसका साक्ष्य मिलता है,
चावल का। वही अगर गेहूं की बात किया जाए तो कहाँ से, मेहरगढ़ यानी कि पश्चिमी बलूचिस्तान से। वही अगर बात किया जाए किसकी, हथियार की यानी कि औजार की, तो औजार सबसे पहले मानव किसका औजार बनाया था, तांबे की, क्या था, कुल्हाड़ी। ये कहाँ से, अतिरम पक्कम यानी कि तमिलनाडु से प्राप्त हुआ था। अन्य फसल में यानी कि चावल का साक्ष्य आपके कोल्डिया व कहाँ से, उत्तर प्रदेश से। ठीक है। बर्तनों के आधार पर, अगले का क्या है, बर्तनों के आधार पर प्राचीन संस्कृतियां, पूर्व हड़प्पा स्थल, यानी कि जो बर्तनों के आधार पर क्या किया गया है, इनको अलग अलग, है ना, संस्कृति के रूप में बांटा गया। जैसे जो मालवा है, मालवा में आपका क्या था, काला तथा लाल बर्तन था, है ना। बुर्जहोम में धूसर बर्तन था यानी ग्रे। जोखे में लाल था। दक्षिण नवपाषाण काल में चमकीला धूसर था। पूर्वी नवपाषाण काल में भूरा लाल था। तथा जारवे संस्कृति में क्या था, ताम्रपाषाण संस्कृति, ये इनाम गांव बस्ती से संबंधित है। तो क्वेश्चन पूछेगा जारवे संस्कृति किससे संबंधित है, ताम्रपाषाण की संस्कृति था, जो कहाँ पे, इनाम गांव नामक बस्ती से क्या था, संबंधित है। एक बार हम थोड़ा सा रिकैप कर देते हैं। देखिए, जो आपकी हिस्ट्री है, हिस्ट्री को लेखन कला के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, प्राग ऐतिहासिक काल, मध्य आधे ऐतिहासिक काल और सॉरी, प्राग ऐतिहासिक काल, आधे ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल में कोई लिखित स्रोत नहीं था, लेकिन अगर आधे ऐतिहासिक काल की बात करें तो इसमें लिखित स्रोत था, लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सकता है। और ऐतिहासिक काल में लिखित स्रोत था, उसे पढ़ा भी जा सकता था। और बात करें जो प्राग ऐतिहासिक काल था, प्राग ऐतिहासिक काल में मेनली हम लोग पाषाण काल को पढ़ते हैं। वही अगर आधे ऐतिहासिक काल की बात करें तो आधे ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी की चर्चा होती है। तो जो आपकी प्राग ऐतिहासिक काल था यानी कि जो पाषाण काल था, इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में जो मानव थे वो आखेट करते थे यानी कि शिकार करते थे। इनका जो मेन काम था वो क्या था, भोजन बनाना, सॉरी, शिकार करना और उसे क्या करना, खा लेना। और आगे चलकर पूरा पाषाण काल में ही क्या हुआ था, आगे की खोज हुआ था। जो आपकी इस समय की जो हथियारें होती थी वो पत्थरों की होती थी। वही अगर बात किया जाए नव पाषाण काल के, तो नव पाषाण काल में मानव ने किसका आविष्कार किया था, पहिया की आविष्कार किया था। और इसमें जो मनुष्य थे वो क्या किए थे, अस्थायी निवास रहने लगे और पालतू जानवर के रूप में कुत्ता को पाला। और इसमें क्या किए, कृषि का आविष्कार किए थे। और जो थे उसके बाद जो मनुष्य थे, मनुष्य द्वारा प्रथम औजार तांबे को बनाया गया। किस, जो औजार हथियार था वो तांबे का था और कुल्हाड़ी था। उसके बाद मनुष्य जो थे, इसमें प्रथम जो मनुष्य द्वारा प्रथम जो फसल था बोया गया था वो था गेहूं। उसके बाद था जौ। गेहूं की जो हमें प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है वो मिलता है मेहरगढ़ यानी कि सुलेमान और किरथल पहाड़ी के बीच में, जो कि आपके वर्तमान में पश्चिमी बलूचिस्तान में। वही अगर बात करें चावल की, तो चावल की जो प्राप्ति साक्ष्य मिला हुआ आपके कोल्डिहा यानी कि उत्तर प्रदेश से मिला है। हो गया। अगले का देखते हैं क्या, भारत में नगरीय सेवा के अधिकारी रीजल प्रथम व्यक्ति थे, जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या को प्रजातीय विभेदीकरण किया था। तो क्वेश्चन पूछेगा क्या कि भारत की जनसंख्या को प्रजातीय विभेदीकरण सबसे पहले किसने किया था, रीजल ने किया था। किसने किया था, रीजल ने किया था। देखिए, अगिलका आपके लूसेंट का अगिलका अध्याय यानी कि चैप्टर जो 3rd है वो है आपके सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, है ना। तो जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता की अगर सामान्य जानकारी की बात करें यानी कि जो जनरल इंफॉर्मेशन वो है, जो सिंधु घाटी सभ्यता कब से कब तक था आपकी, 2400 से लेके 1700 BC यानी कि ईसा पूर्व के मध्य। यह क्या थी, नगरीय यानी कि आधे ऐतिहासिक काल और कांस्य युगीन सभ्यता थी। देखिए, मानव द्वारा खोजा गया पहला धातु क्या था, तांबा था। तांबा का आविष्कार हुआ था पूरा पाषाण यानी कि नव ताम्र पाषाण काल में, है ना। उसके बाद तांबे के बाद जो आविष्कार हुआ, किसका आविष्कार हुआ, कांसे का आविष्कार हुआ। इसीलिए जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता है ना, इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता किसको कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। क्योंकि इस समय क्या हुआ था, कांसे का भी आविष्कार हो चुका था। यानी कि मानव द्वारा सबसे पहले तांबा, उसके बाद कांसा। वही अगर लोहा की बात करें तो लोहा आपके उत्तर वैदिक काल में खोजा गया था, समझे। जो सिंधु घाटी सभ्यता थे उसकी जो
सिंधु घाटी के जो लोग थे उसकी मुख्य निवासी आपके द्रविड़ और भूमध्य सागरीय थे, है ना। तो सिंधु घाटी के सभ्यता के मुख्य निवासी कहाँ के थे? द्रविड़ और भूमध्य सागरीय थे। वही यह 2400 से 1700 बीसी के मध्य क्या हुआ था? विकसित हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता यह कैसी नगरीय सभ्यता थी कि ग्रामीण? तो सिंधु घाटी सभ्यता आपकी एक नगरीय सभ्यता थी। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के नामकरण और खोजकर्ता एक व्यक्ति थे जिनका नाम था राय बहादुर दयाराम शाहीन। तो जो राय बहादुर दयाराम शाहीन थे ना, उन्होंने 1921 में रावी के किनारे यानी कि जो रावी नदी है उसके किनारे स्थित हड़प्पा की खोज की थी। तो हड़प्पा की जो खोज किया था वो किसने किया था? राय बहादुर शाहीन ने किया था। कब? 1921 में। किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को इन्होंने क्या कहा था? हड़प्पा सभ्यता। क्योंकि सिंधु घाटी में खोजा गया पहला जो शहर था वो था आपकी हड़प्पा। किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता के एक अन्य नाम हो जाता है हड़प्पा सभ्यता। वही अगर राखल दास बनर्जी की बात करें तो राखल दास बनर्जी ने 1922 में सिंधु के किनारे स्थित मोहनजोदड़ो की खोज की, है ना। और इसीलिए इसको कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता, है ना। मोहनजोदड़ो की खोज की। और देखे अगर देखा जाए तो जितने भी सिंधु सभ्यता के स्थल मिले हैं ना, वह लगभग आपके सिंधु और उसके सहायक नदियों के किनारे ही मिला है। इसीलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है ना। मेसोपोटामिया की जो अभिलेख है ना उसमें जो है मेलहुआ शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका मतलब क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। यानी कि जो मेसोपोटामिया का अभिलेख है उसमें मेलहुआ शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? सिंधु घाटी के लिए। तो क्वेश्चन पूछेगा कि मेलहुआ का अभिप्राय क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता से था। अगर बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो विस्तार था ना वो आपका उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम यानी कि जो उत्तर में आपकी मांडा जो कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। तो जो इसकी उत्तरी विस्तार था वो था मांडा जम्मू कश्मीर। किस नदी के किनारे? चिनाब नदी के किनारे। वही अगर बात करें दक्षिणी विस्तार तो इसकी दक्षिणी विस्तार था दैमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र के गोदावरी नदी के किनारे। क्या है इसकी दक्षिणी विस्तार? वही अगर सिंधु घाटी सभ्यता की पूर्वी विस्तार की बात करें तो वह था कि आलमगीरपुर जो कि कहाँ पे है? मेरठ में है ना। तो आलमगीरपुर मेरठ यानी कि उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के किनारे। वही अगर बात करें पश्चिमी विस्तार तो क्या था? सुतका गेंडोर बलूचिस्तान नाम, है ना, दासक नदी के किनारे। तो क्वेश्चन पूछता है क्या कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी विस्तार क्या था? सुतका गेंडोर। किस नदी के किनारे? दासक नदी के किनारे जो कहाँ पे है? बलूचिस्तान में। सिंधु नदी घाटी का पूर्वी उत्तरी विस्तार कहाँ पे था? मांडा। किस नदी के किनारे? चिनाब नदी के किनारे। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। वही बात करें दक्षिणी विस्तार दैमाबाद। किस नदी के किनारे? गोदावरी नदी के किनारे महाराष्ट्र अहमदनगर में। वही बात करें अगर पूर्वी विस्तार की तो कहाँ पे? आलमगीरपुर। किस नदी के किनारे? हिंडन नदी के किनारे। ठीक है, किस नदी के किनारे? हिंडन नदी के किनारे था, है ना। अगर मैप के द्वारा भी अगर देखना चाहे तो देख सकते हैं। आपका आलमगीरपुर यहाँ पे है, ये आपका भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर है। आलमगीरपुर आपका यहाँ पे है। वही अगर बात करें मांडा यहाँ पे है ना। उसके बाद दक्षिणी विस्तार जो कि आपकी दायमाबाद आपके यहाँ पे है और सुतका गेंडोर आपका यहाँ पे है। तो देखें तो अगर इसको अगर देखा जाए ना तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है लगभग त्रिभुजाकार आकार में है ना। सिंधु घाटी अगर सभ्यता की बात करें तो इसको अगर देखा जाए ना तो यह लगभग किस आकृति में है? त्रिभुजाकार आकृति में है, जिसकी उत्तरी विस्तार आपकी मांडा है, दक्षिणी विस्तार दैमाबाद है, पूर्वी विस्तार आलमगीरपुर यानी कि हिंडन नदी के किनारे है और पश्चिमी विस्तार सुतका गेंडोर है। इसकी जो आकृति है कभी कभी क्वेश्चन पूछता है सिंधु घाटी की आकृति कैसा है? वह आपके त्रिभुजाकार है। देखिए ना त्रिभुजाकार की तरह दिख भी रहा है, लगभग लगभग क्या है? त्रिभुजाकार है। सिंधु घाटी जो सभ्यता था ना यह एक नगरीय सभ्यता था, है ना। यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता था यह क्या था? एक नगरीय सभ्यता था जिसमें 6 बड़े नगर थे। यानी कि 6 क्या थे? बड़े ऐसे नगर शहर तो काफी ज्यादा मिला है लेकिन सबसे जो बड़े नगर थे वो क्या थे? 6 थे, जिसमें आपके मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वाली वाली, है ना, धौलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगन था। ठीक है,
इसकी जो लिपि था यानी कि जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता था यानी कि सिंधु सभ्यता था, इसकी जो लिपि है वह था भाव चित्रात्मक। कहने का मतलब ये हुआ ना कि इसकी जो लिपि था वह कोई प्रॉपर लिपि नहीं था। इसमें कुछ इस तरह के चित्र बनाया गया था, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसमें कुछ इस तरह से क्या किया गया था, चित्र बनाया गया था, है ना। और जिस कारण इसीलिए तो इसको बोला गया है कि यानी कि इसमें मनुष्य ने लिखने की तो कोशिश की, लेकिन पता नहीं क्या लिखे समझ में ही नहीं आया। इसीलिए तो कहा गया है क्या, इसे आद ऐतिहासिक काल, यानी कि इसमें मनुष्य लिखने की कोशिश किया लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सकता। देख रहे हैं क्या क्या भोग कर चला गया है, ठीक है। तो जो आपकी लिपि थी वो क्या थी, भाव चित्रात्मक थी, जो दाएं से बाएं ओर लिखा जाता था, है ना, जो क्या था आपकी अपठनीय था, इसीलिए इसे आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। यानी कि यह लिपि आप देख रहे हैं, क्या पढ़ा जाएगा, बिल्कुल नहीं पढ़ा जाएगा, यह एक भाव चित्रात्मक था, लेकिन मनुष्य ने क्या किया है, इसमें लिखने की कोशिश किया है, ठीक है। ये आपके सिंधु घाटी सभ्यता है, कुछ है ना मोहरे था, कुछ क्या है, चित्र था, जिसमें आपका हाथी दिख रहा है, गेंडा दिख रहा है ना। उसके बाद आपका कुबर वाला सांड दिख रहा है, मातृ देवी की मूर्ति दिख रहा है, उसके बाद बाघ भी दिख रहा है, ठीक है, हिरण भी दिख रहा है, लेकिन गाय कहीं नहीं दिख रहा है। देखिए जो सिंधु घाटी सभ्यता था, इसके प्रमुख जो स्थान है, प्रमुख स्थान की अगर बात करें तो आपकी हड़प्पा किस नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे, इसकी खोज किए थे दयाराम शाही ने कब, 1921 में। वही बात करें मोहनजोदड़ो की है किस नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे, जिसकी खोज किए थे राखल दास बनर्जी 1922 में। वही बात करें किसकी, चनहुदरो की, तो चनहुदरो भी आपकी किस नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे, जिसकी खोज किसने किया था, गोपाल मजुमदार 1931 में। वही बात करेगा कालीबंगन की, तो कालीबंगन किस नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे, जिसकी खोज किसने किया था, बी है ना, बी के थप्पा था, बीबी लाल ने किया था, कब, 1953 में। कोट डीजी की बात करें तो सिंधु नदी के किनारे, रंगपुर की बात करें तो मादर कहाँ पे, रंगनाथ राव। उसके बाद रोपर की बात करें तो सतलज, यगदत्त शर्मा, लोथल, भोगवा, रंगनाथ राव, आलमगीरपुर, हिंडन, यगदत्त शर्मा, सुतका गेंडोर, दासक। उसके बाद बनवाली, रंगोई नदी के किनारे, धौलावीरा, रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा क्या किया गया था, खोजा गया था। देखिए जो आपकी मंडा है, मंडा कहाँ पे है, आपकी जम्मू कश्मीर में। वही अगर हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा कहाँ पे है, रावी नदी के किनारे पाकिस्तान में। आपकी रोपर की भाषा में बात करें तो रोपर कहाँ पे है, पंजाब में। बनवाली कहाँ पे है, हरियाणा में। कालीबंगन कहाँ पे है, राजस्थान में। आलमगीरपुर आपका उत्तर प्रदेश में। चनहुदरो आपका पाकिस्तान में पड़ जाता है। लोथल आपका कहाँ पे, गुजरात में पड़ जाता है, ठीक है। जो आपकी रोपर था, रोपर किसके द्वारा खोजा गया था, यगदत्त शर्मा के द्वारा क्या किया था, रोपर को है ना, रोपर खोजा गया था। रोपर आपके कहाँ पे है, पंजाब में है। वही बात करें अगर हड़प्पा की, तो हड़प्पा की खोज दयाराम शाही ने 1921 में किया था, जो वर्तमान में पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में रावी नदी के किनारे है, समझे। ये आपके क्या हड़प्पा कालीन के क्या था, मैप है, आपके सिंधु घाटी सभ्यता के यानी कि उस समय का मैप है। देखिए जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसकी विशेषता काफी ज्यादा है, यानी कि यह क्या है, एक नगरीय सभ्यता थी। इसीलिए इसकी जो विशेषता वो क्या है, ग्रीड पद्धति पर निर्मित नगर है। यानी कि इसकी जो नगरें थी ना वो क्या थी, ग्रीड पद्धति पर आधारित थी। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि इसकी जो गलियां थी वह एक दूसरे को समकोण पर काटते थे। जो इसकी गली थी वह क्या करता था, एक दूसरे को किस पर, समकोण पर करता था, समझे। यानी कि अगर कहने का मतलब हुआ कि इस नगर को इस तरह से सुशोभित किया गया था ना, इस तरह से बनाया गया था कि इसकी जो गली होती थी एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। कहने का मतलब कि अगर इधर से हवा चलेगा तो गलियां स्वतः साफ हो जाती थी, इधर चलेगा तो पर क्या होता था, गली साफ हो जाता था, है ना। उसके बाद यह क्या था, सुव्यवस्थित जल निकास की व्यवस्था थी। यानी कि जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें क्या था, काफी प्रॉपर तरीके से एक नाला बनाया गया था, है ना, जिसके द्वारा क्या होता है, जल आसानी से निकल जाता था। ये जो था पक्की और अलंकृत ईंटे का प्रयोग किया गया है। जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता है ना, उसमें पक्का और अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया है। कहा
ऐसा कहा जाता है कि जो इसके घर के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुल के कहाँ की ओर खुलते थे, पिछवाड़ा की ओर खुलता था। लेकिन लेकिन केवल लोथल नगर के घर के दरवाजे के मुख्य है ना, दरवाजे और खिड़कियां कहाँ खुलता था, मुख्य सड़क की ओर खुलता था। तो क्वेश्चन पूछता है कि है ना, सिंधु घाटी सभ्यता की वह शहर कौन सा था जिसकी दरवाजे मुख्य शहर की ओर खुलता था, तो वो कौन सा था, लोथल। देखिए चूंकि लोथल क्या था, आपकी बंदरगाह यानी कि व्यापारिक केंद्र था, हो सकता है इसीलिए इस शहर के जो दरवाजे था ना, वो मुख्य सड़क की ओर खुलता था। बाद बाकी के जो शहर शहर है ना, उसकी दरवाजे और खिड़कियां पीछे की ओर, यानी कि जो गली था, मेन गली की ओर ना खोल के पीछे की ओर खुलता था। इसके पीछे एक भी रीजन हो सकता था कि जो था गंदगी से बचा रहे, धूल कण मिट्टी से क्या करे, बचा रहे। शहर उच्च और निम्न भागों में वर्गीकृत है, यानी कि जो इसकी शहरें थी ना, वह ऊपरी और निचली भागों में वर्गीकृत थे। ऊपर वाले भागों में राजा वगैरह रहते थे, वही नीचे वाले भागों में बात करते, जो छोटे मोटे जो निम्न जाति के लोग होते थे, या फिर जो नीचे वाले नीचे कुल के होते थे, वो कहाँ पर रहते थे, निचले शहर में। जो उच्च भाग था वो क्या था, किला बंद था, है ना। जो आपके ऊपर वाला भाग था वो क्या था, किला बंद था, क्योंकि वहां पे बड़े सम्रांत राजा वगैरह रहते थे। इसकी अपवाद अगर कालीबंगन की बात करें ना, तो उसमें दोनों भागों में क्या था, किला बंदी था। जो कालीबंगन कहाँ पे, राजस्थान में। तो ऐसा, तो जो राजस्थान की जो था ना, राजस्थान के जो ऊपर वाला एरिया, राजस्थान की जो आपकी ऊपर वाला एरिया और नीचे वाला एरिया दोनों क्या था, देखिए किला बंद था। लेकिन बाद बाकी जितने भी शहर मिले हैं ना, इसके जो ऊपर वाला एरिया था वही किला बंद था, बाद बाकी जो नीचे वाला एरिया था वह किला बंद नहीं था। जो आपकी मोहनजोदड़ो से प्राप्त बृहद स्नानागार एक प्रमुख स्मारक है, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड क्या मिला है, हमें स्नान कुंड मिला है। यानी कि मोहनजोदड़ो के सबसे बड़ा स्नानागार किसका है, मोहनजोदड़ो का स्नानागार है। वही बात करें कृषि और पशुपालन, तो बात किया जाए सिंधु घाटी सभ्यता में, तो इस समय क्या हुआ था, जोते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। कहाँ पे, कालीबंगन से हमें क्या मिला, जोते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, यानी हल के निशानी मिला है, कहाँ से, कालीबंगन से। सिंधु घाटी के प्रमुख फसल जो था वो था गेहूं और जौ। किसका था, गेहूं और जौ। वही अगर लोथल और रंगपुर से क्या मिला है, हमें धान चावल का साक्ष्य मिला है। तो क्वेश्चन पूछता है चावल का साक्ष्य कहाँ से मिला है, लोथल और रंगपुर से। जोते हुए खेत का साक्ष्य आपका कालीबंगन से मिलता है। इस समय का मेजर क्रॉप क्या था, गेहूं और जौ था, ठीक है। जो अन्नागार थी, यानी कि जो अन्न रखने की जगह था वो क्या था, अधिशेष उत्पादन, यानी कि अगर क्या होता था, अन्नागार में जब ज्यादा सरप्लस प्रोडक्शन हो जाता था ना, यानी कि जब उत्पादन अत्यधिक हो जाता था, तो उसको स्टोर करने के लिए कहाँ रखा जाता था, ग्रेनरी, यानी कि जो अन्नागार होते थे उसमें रखा जाता था। यह विकसित कृषि का भी क्या था, एक प्रकार के प्रचलन था कि हाँ, एग्जाम्पल बता सकते हैं कि यह विकसित कृषि का क्या था, एक एग्जाम्पल था। क्योंकि सरप्लस जब वहां पे क्या होता था, उत्पादन होता था, तो उसको कहाँ पे स्टोर करके रखा था, अन्नागार में। मोहनजोदड़ो के अन्नागार सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा इमारत है, इसको याद रखिएगा कि मोहनजोदड़ो का अन्नागार क्या था, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा इमारत कौन सा था, मोहनजोदड़ो का अन्नागार। आगे देखा है ना, आगे की बात करें तो पशुपालन, यानी कि जो उस समय के पशुपालन थे वो थे बैल और भैंस। क्या थे, बैल और भैंस थे। घोड़े का प्रमाण सुतका, गेंडोर, कालीबंगन और लोथल से मिलता है। तो क्वेश्चन पूछे घोड़े का प्रमाण कहाँ से मिलता है, कालीबंगन और लोथल लोथल से मिलता है ना। तो घोड़े का प्रमाण कालीबंगन और लोथल से। चावल आपके रंगपुर से। जूते हुए खेत कहाँ पे, कालीबंगन से। जो इस धार्मिक विशेषता जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसकी धार्मिक जो विशेषता है, इसकी है ना, इसकी बात करते हैं, स्पष्ट जानकारी का अभाव है। यानी कि यहाँ पे जो धार्मिक विशेषता है ना, इसकी स्पष्ट जानकारी का अभाव, क्योंकि यहाँ पे कोई बड़े बड़े मंदिर वगैरह, मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला, ना ही ऐसा लगता है कि हाँ यहाँ पे कोई है ना किसी चीज की पूजा होता था। बस यहाँ पे सिर्फ क्या मिला है, देखिए जो मंदिर के अवशेष है यहाँ से नहीं मिले, जिस कारण क्या है कि यहाँ पे जो धार्मिक विशेषता है की स्पष्ट जानकारी हमें नहीं प्राप्त होता है। ना ही यहाँ पे कोई मंदिर मिला है, ना ही यहाँ पे कोई मस्जिद मिला है, ठीक है। है ना। अगर देखे तो जो सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग होते थे वो किसकी पूजा करते थे, मातृ देवी की पूजा करते थे, जिसे क्या मानते थे, उर्वारता के देवी मानते थे। और इससे ये भी प्रमाण मिलता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता था, इसके समाज क्या था, मातृ सत्तात्मक था।
समझे। तो जो सिंधु घाटी का समाज था वो क्या था आपके मातृ सत्तात्मक था। यहाँ की जो लोग थे किसकी पूजा करते थे, मातृ देवी की पूजा करते थे। जो यहाँ के वृक्ष पूजा और शिव पूजा का साक्ष्य मिला। देखिए वो पूरे जो सिंधु घाटी सभ्यता था उसमें एक ही मात्र कोई भगवान की साक्ष्य मिला था, वो क्या था, शिव पूजा के साक्ष्य मिला। बाद बाकी जो लोग यहाँ के थे वो वृक्ष पूजा करते थे और किसके, मातृ देवी की पूजा करते। यहाँ पे कोई बड़ा मंदिर या मंदिर का अवशेष मिला ही नहीं है ना। जो सिंधु घाटी का सभ्यता था ना, उसमें सबसे अगर महत्वपूर्ण कोई पशु था तो वो क्या था, कुबर वाला सांड था। तो क्वेश्चन पूछता है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण पशु कौन सा था, कुबर वाला सांड था। मोहनजोदड़ो यानी कि दाढ़ी वाला, देखिए अगर मोहनजोदड़ो की बात करें ना तो वहां से ये जो आपके दाढ़ी वाला पुजारी दिख रहा है ना, ये आपके कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला। तो क्वेश्चन पूछा है कि दाढ़ी वाला पुजारी के साक्ष्य कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है। यही आपके कुबर वाला सांड है जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे क्या था, महत्वपूर्ण पशु था। वही अगर नर्तकी की बात करें तो वो आपके कहाँ से मिला है, नर्तकी आपके मोहनजोदड़ो से मिला है। जो वृक्ष पूजन है ना और शिव पूजन क्या था, सिंधु घाटी में प्रचलित था। वही अगर बात करें क्या कि पशुपतिनाथ के मुहर, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में हमें क्या मिला, पशुपतिनाथ के मुहर मिला, जो हमें कहाँ से प्राप्त हुआ, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ, जिसपे चार पशुओं का चित्र मिला है। यानी कि जो इस पे जो पशुपतिनाथ का मोहर है ना, ये आपका पशुपतिनाथ का मोहर है। इसमें बीच में क्या थे, पशुपतिनाथ थे और इनके चारों ओर क्या थे, कुछ पशु, चार पशु थे जिसमें आपके हाथी, गेंडा, चीता और क्या थे, भैंसा विराजमान थे। तो क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से कौन से है ना जानवर पशु जो है पशुपतिनाथ के मोहर से प्राप्त नहीं मिला है। तो जो है चार को याद कर लीजिए, हाथी, गेंडा, चीता और कौन सा, भैंसा। हाथी, गेंडा, चीता और भैंस है ना। ये जो आपके पशुपतिनाथ के मोहर है आपको मिला है कहाँ से, मोहनजोदड़ो से मिला है। वही अगर बात करें कालीबंगन से ना, तो कालीबंगन से हमें क्या मिला, अग्नि कुंड मिला है। और कालीबंगन से एक और चीज मिला है क्या जी, जुता हुआ खेत, जोता हुआ खेत। वही अगर बात करें स्वास्तिक चिन्ह, तो स्वास्तिक चिन्ह आपकी सूर्य उपासना की है। स्वास्तिक चिन्ह का मतलब क्या है, सूर्य उपासना। ये आपको मिला है कहाँ से, हड़प्पा से, है ना। ये आपको मिला है हड़प्पा से। वही अगर बात कर सावधान की प्रक्रिया, यानी कि जो इसकी अंतिम प्रक्रिया थी, अंतिम कार्यक्रम था मृत्यु के बाद, वह इसमें जो था ना, शवों को जलाने की प्रथा भी था, दफनाने की प्रथा भी था और युग में समाधि यानी कि जो है ना क्रिया में समाधि था ना उसमें भी था। यानी कि तीनों प्रथाएं था, जलाने की, दफनाने की और क्या था, युग में समाधि। तो जलाने की यानी कि शव को जलाया जाता था वो कहाँ पे, मोहनजोदड़ो में। और जो दफनाने की प्रथा था वो कहाँ पे, हड़प्पा में था। वही अगर युग्म समाधियों की बात किया है तो वो था आपके लोथल और कालीबंगन से क्या मिला है, युग्म समाधियों के है ना साक्ष्य मिले हैं। और हड़प्पा से आपके दफनाने का साक्ष्य मिला और मोहनजोदड़ो से जलाने का साक्ष्य मिला है। देखिए यातायात की बात करें, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन की जो उसमें प्रक्रिया था ना, यातायात यानी कि यातायात लोथल और सुक्का गेंडोर से बंदरगाह। तो क्वेश्चन पूछता है क्या कि सिंधु घाटी सभ्यता के एकमात्र बंदरगाह शहर कौन सा है, लोथल या और सुक्का गेंडोर। आपका देखिए क्वेश्चन पूछेगा भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह शहर लोथल, सुत्का गेंडोर भी बंदरगाह शहर, चूंकि सुत्का गेंडोर आपके पाकिस्तान में पड़ जाता है, वह भारत में नहीं है। तो जो आपकी लोथल था वह किसका है, भोगवा नदी के किनारे। इसको याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर कौन सा है, लोथल। अगर समाज की बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता के अगर समाज की बात करें तो समाज था ना, इसमें प्रथा प्रथा और वेश्यावृत्ति का प्रचलन था। इसमें क्या था, प्रथा प्रथा यानी कि घर में रहना और वेश्यावृत्ति का क्या था, प्रचलन था। वही अगर मोहनजोदड़ो से क्या था, नर्तकी के कांसे के मूर्ति का मिला है। तो क्वेश्चन पूछता है कि कांसे का मूर्ति कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से मिला है। अगर सिंधु घाटी सभ्यता की जीवन शैली की बात किया जाए तो जीवन शैली की बात किया जाए तो जो आपकी लोथल और चंहुद्रो थे ना, यहाँ पे क्या मिला, मानके के कारखाना। मानके के कारखाना मतलब जो घारा होता था ना उस पे क्या किया था, ड्राइंग करने का काम है ना। कहाँ से जो घारा था उस पे क्या किया था, काफी सुंदर सुशील तरीके से ड्राइंग किया जाता था। इसी को आपको क्या कहते हैं, मनके कहते हैं। तो मनके का कारखाना आपका लोथल और चंहुद्रो से मिला है। वही अगर बात करें तो सूती और ऊनी वस्त्र भी मिला है ना। और जो था पासा शिकारी जैसे मनोरंजन का, तो सिंधु घाटी के जो लोग थे ना वह मनोरंजन के लिए पासा खेलते थे,
शिकार करते थे, नौका प्रतियोगिता करते थे, ठीक है, इत्यादि क्या करते थे, अपने मनोरंजन का इनका साधन था। वही अगर बात करें तो डिजाइन और काला रंग का बर्तन ही मिला है, यानी कि यहाँ पे क्या है, डिजाइन और काले रंग का क्या मिला है, बर्तन मिला है। और जो आपकी बात करें ना, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मिठास के लिए शहद यानी कि हनी का प्रयोग करते थे। और इसको याद रखिएगा, ये लोग जो थे ना, तलवार के साक्ष्य नहीं मिला, अर्थात ये लोग तलवार से परिचित नहीं थे। ये लोग क्या थे, शांति पूर्ण समाज है ना, समाज था। इनकी जो समाज थी, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, चुपचाप अपना जीवन व्यतीत करते थे। इसीलिए यहाँ से क्या है, कोई भी तलवार का साक्ष्य नहीं मिला। अगर व्यापार की बात किया जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता के व्यापार में क्या था, मोहर का प्रयोग होता था, जो कि हड़प्पा के मोहर पर एक सींग वाले पशु का आंकलन मिला है, ठीक है। वही अगर बात करें तो माप की जो इकाई था ना, वो 16 के अनुपात में था। ये लोग जो थे दशमलव पद्धति से ही प्रचलित थे और माप तोल के लिए क्या करते थे, बाट का प्रयोग करते थे, जो आपके किस में था, 16 के अनुपात में था। जो आपकी विदेशी व्यापार है, यानी कि उस समय का जो विदेशी व्यापार था, यानी कि जो आपके तांबा था, वो होता था खेतरी और बलूचिस्तान ओमान से, चांदी का होता था अफगानिस्तान और ईरान से, सोना यानी गोल्ड का होता था कर्नाटक, अफगानिस्तान और ईरान से, टीन टीन के लिए प्रदेश कौन सा था, अफगानिस्तान और ईरान। उसके बाद शीशा के लिए आपका ईरान था, समझे। अगर शासन की बात करें तो यहाँ पे जो शासन था, संभवतः वार्निक यानी कि जो बड़े कमर्शियल लोग थे ना, उनके हाथों में था क्या थी, शासन की। सिंधु सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रमुख कारण बाढ़ बताया जाता था। अलग अलग जो विद्वान थे, अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग चीज बताया, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो सिंधु सभ्यता है, इसके विनाश का सबसे बड़का कारण क्या था, बाढ़ था। वही पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को क्या कहा है, विस्तृत समाज की जुड़वा राजधानी बताया है, ठीक है। किसको, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, किसने, पिगट ने। बात करें अगर स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात, ये भी काफी ज्यादा पूछता है, ये काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है कि स्वतंत्रता के बाद अगर सबसे अधिक हड़प्पा की संस्कृति का अगर खुदाई स्थल मिला है तो कहाँ पे मिला है, गुजरात में खोजा गया है। आग में जो पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता है, टेराकोटा कहा जाता है। और सबसे बड़ा साइट यानी कि भारत में अगर बात करें तो सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता का साइट कौन सा है, राखी गढ़ी। वही अगर पूछे कि है ना, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो, क्योंकि मोहनजोदड़ो आपके पाकिस्तान में पड़ता है, इसलिए अगर क्वेश्चन पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर तो मोहनजोदड़ो। अब क्वेश्चन पूछेगा भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, वो है आपकी राखी गढ़ी, समझे। देखिए, स्थान और साक्ष्य, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला, यानी कि यहाँ से सबसे बड़ा आपका अन्नागार, स्नानागार, पाशुपति की मोहर, नर्तकी और क्या, शव को जलाने का साक्ष्य, दाढ़ी वाला पुजारी। वही बात करें अगर हड़प्पा से, तो हड़प्पा से एक सिंग वाला पशु का मोहर, मातृ देवी की प्रतिमा। और कालीबंगन से बात करें तो कालीबंगन से मिला था आपके अग्नि कुंड, जूता हुआ खेत, चूरी कारखाना, शिव समाधि, जूता हुआ खेत, अलंकृत ईंट। वही अगर बात करें सुरकोटदा से, तो सुरकोटदा से क्या मिला, घोड़े का अवशेष। और लोथल से बंदरगाह, यानी कि सिंधु घाटी का मैनचेस्टर किसको कहते हैं, लोथल को। इसको तो याद रखना है कि भारत में सिंधु घाटी का एकमात्र बंदरगाह कौन सा था, वो था आपके लोथल। यहाँ से धान और घोड़े का साक्ष्य मिला है, अग्नि कुंड भी मिला है, इब्न समाधि भी मिला है और मनके बनाने का कारखाना मिला है। तो चलिए आज के सेशन हम यहीं पे खत्म करते हैं। जो हमारा कल का यानी कि अगला नेक्स्ट सेशन होगा ना, उसमें हम लोग इसकी क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए आज के सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय हिंद। हेलो।